मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिक 01 की वीकली प्रैक्टिस 01। ये हमारी नई सीरीज है एंड इस सीरीज के अंदर हम प्रैक्टिस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस, ग्रेडेड असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम वो क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व करेंगे जो आपके ऑफिशियल जो बुक है आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री की, उसके क्वेश्चंस भी हम उठाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से वीक 1 के जितने भी क्वेश्चंस है सारे कर पाओगे, चाहे वो क्वालिफायर्स के हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम के हो, चाहे वो क्विज के हो। ठीक है, चलो। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप हमारी वीकली समरी की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हमने सारे क्वेश्चंस, सारी कंसेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना जरूरी है, क्योंकि इससे से आपका कंसेप्ट, आपका बेस फंडामेंटल बन पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कहूंगा कि पहले आप ये वीकली समरी 01 है, इसको चेकआउट करके आइए। ठीक है, इसको पूरा देख के आइए ताकि सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके, तभी आप क्वेश्चन में कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। PA 01 यानी कि प्रैक्टिस असाइनमेंट 01 को सॉल्व करेंगे हम। अ क्वालिटी इंजीनियर वांट्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ स्टील रॉड प्रोड्यूस्ड इन अ स्टील फैक्ट्री। तो एक क्वालिटी इंजीनियर है। ठीक है, क्वालिटी इंजीनियर क्या होता है? जो चीजों की क्वालिटी को मेजर करता है, मतलब उसको इवेल्युएट करता है। ठीक है, उसको चेक करना है कि स्टील रोड की क्वालिटी कैसी है किसी एक फैक्ट्री में। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, 40 पीस ऑफ स्टील रोड उठाए, उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट करे स्टील फैक्ट्री से, ताकि क्वालिटी चेक कर सके। अब इसके बेसिस पे हमें बताना है कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है। ठीक है, तो एक बात होता है कि ये जो सैंपल है वो है 40 पीस ऑफ स्टील रोड, जो कि रैंडमली सिलेक्ट करा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ऑल स्टील रोड कहा गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया एंड ये वाला भी। तो दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, बाकी हम चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगा वो किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री का, गिवन फैक्ट्री का ना, ऑफ स्टील फैक्ट्री। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में तो कहा गया सारे फैक्ट्रीज, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो सीधे सीधे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ अ रूम आर मेजर्ड फॉर 20 आवर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। तो 24 घंटे तक हर 30-30 मिनट पे क्या करा गया, यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को नोट करा गया। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो डेटा है ये क्रॉस सेक्शनल है, ये टाइम सीरीज है। तो डेफिनेटली ये टाइम सीरीज डेटा है, क्योंकि यहाँ पे हम लाइक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम किसी पीरियड ऑफ टाइम पे डेटा को नोट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि आपने पहले भी करे हुए हैं वीकली समरीज में। ठीक है, तो जो भी बच्चा अभी भी यहाँ पे मतलब बिना वीकली समरी देखे हुए इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा है, देखो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको नहीं समझ आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप पहले वो वीडियो देख के आओ। ठीक है, चलो। पिन कोड इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल, ये ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। तो आपको पता होगा कि पिन कोड क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो कि एरिया को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में 110034, 110033, 110009 ऐसे करके पिन कोड होते हैं। ठीक है, तो जनरली इंडिया के अंदर ये 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, जितने स्टेट्स में मुझे पता है तो 6 नंबर के ही होते हैं, 6 डिजिट्स के। ठीक है, यूपी वगैरह में 220 ऐसे 25 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये आपको जस्ट मैं आइडिया बता रहा हूँ। तो देखो, ये क्या एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है? नहीं, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं है, ये फॉल्स है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा क्यों, ये तो नंबर लिखे हुए हैं। देखो ये नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारे कैटेगोरिकल डेटा के अंदर आएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखो, आप ये नहीं कह सकते ना कि 110034 जो है वो ग्रेटर देन 110033, क्योंकि ये नंबर तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो एरिया को, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे कैटेगोरिकल में आएंगे, कैटेगरीज को डिनोट कर रहे हैं ये। ठीक है, ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। इन द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, ठीक है, 2011 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने ये कहीं ना कहीं एस्टिमेट किया था, मतलब प्रेडिक्शन करी थी एक तरह से, कि ऑस्ट्रेलिया वुड बीट इंडिया बाय 50 रन। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराएगा 50 रन से इफ ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट, अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ मैचेस प्लेड बिटवीन द टू टीम्स प्रीवियसली। तो उन्होंने क्या करा, देखो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो प्रीवियस मैचेस हुए, इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैट करा होता उस टाइम पे 2011 में, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 50 रन से जीत जाएगी। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सैंपल की हेल्प से एक कंक्लूजन निकाला जा रहा है, राइट। और आपको पता है कि सैंपल और कंक्लूजन ये सब हमारा इन्फ्लुएंशियल डेटा के अंदर आता है। ठीक है, ऑल दो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे पहले बैटिंग भी करी थी 2011 में एंड इंडिया ने मैच जीता भी था। ठीक है, तो ये प्रोडिक्शन वैसे भी गलत साबित हो गई थी। ओके, चलो पांचवा देखते हैं। अ क्लास टीचर वांट्स टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक, तो एक क्लास टीचर को क्या करना है, उसको फीडबैक चाहिए बच्चों से।
द टीचर हैंड्स आउट अ ब्लैंक शीट टू ईच स्टूडेंट टू ऑब्टेन डिस्क्रिप्टिव इनपुट। ठीक है, तो बेसिकली जो टीचर थी उसने क्या करा, टीचर ने एक पन्ना लिया, एक पेज लिया और वो सीधे सीधे बच्चों में बांट दिया, बच्चों को कह दिया कि अपना जो भी इनपुट है, मतलब जो भी अपना तुमको लगता है, जो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इनपुट हैगा वो लिख दो। ठीक है, मतलब फीडबैक दे दो एक तरह से। ठीक है, तो वो रैंडमली कुछ भी डेटा इधर उधर ऐसे करके लिख देंगे, सारे बच्चे अपना कहीं पे भी लिख देंगे। तो ये जो डेटा होगा, ये स्ट्रक्चर्ड होगा कि अनस्ट्रक्चर्ड? तो डेफिनेटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी टैबुलर मैनर में नहीं है, यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डेटा लिख दिया जा रहा है। ठीक है, कोई बच्चा मान लो यहाँ पे राइट में लिख दे रहा है कि हाँ ये क्लासरूम बहुत अच्छा है, कोई लेफ्ट में लिख दे रहा है नहीं क्लासरूम अच्छा नहीं है, यहाँ पे गंदगी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर मतलब मेंटेन्ड मैनर में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Variable with an interval scale of measurement may be converted into a ratio scale of measurement by performing। तो ये एक फैक्चुअल डेटा है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इंटरवल को कन्वर्ट करना है रेशियो में तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इंटरवल से रेशियो में कभी भी कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होता है। ये आपको फैक्चुअल डेटा, ये फैक्चुअल बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ मनी यू यूज। तो आप कितना अमाउंट ऑफ मनी यूज कर रहे हो, इसका कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा? नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो या इंटरवल? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो देखो, ये आपका हो जाएगा रेशियो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो रेशियो के अंदर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि जो भी आपका आपका अमाउंट है, अगर ये जीरो हो गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर आपका अमाउंट जो है वो जीरो हो गया मतलब आपके पास कोई मनी नहीं बची, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर जीरो हो गया? टेम्परेचर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नहीं, टेम्परेचर तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला जो स्केल है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं भी समझ आए तो आप याद रख सकते हो कि रेशियो के अंदर ही आपका वेट हो गया, मास हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह हो गया, एंड साथ में अमाउंट वगैरह, ये सब रेशियो के अंदर ही लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो, व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर द मिलिट्री टाइटल्स मेजर, कैप्टन, कर्नल? ठीक है, तो अब आपको ये बताना है। तो मेजर, कैप्टन, कर्नल, आपको पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर का महत्व है, और जहां पे भी ऑर्डर का महत्व होता है रैंकिंग रेटिंग में, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो एट्थ का हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा ट्रू है। ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सम स्ट्रक्चर्ड डेटा। बिल्कुल सही। अगर कोई डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है तो हम वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड वाला तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसी बात को नेग्लेक्ट कर रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में थोड़ी ना कर सकते हैं। ईमेल कंटेंट, टेक्स्ट मैसेज एंड ऑडियो फाइल आर यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बिल्कुल सही। जो ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और ऑडियो फाइल्स रहती हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड रहती है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर आप टेक्स्ट मैसेज लिखते हो तो कोई इतना बड़ा मैसेज एक साइड से लिख रहा है, फिर कोई एक लाइन का लिख दे रहा है, फिर कोई इतना बड़ा मैसेज लिख रहा है, फिर कोई ओके के ये सब लिख दे रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर फिक्स मेथड नहीं है। हो सकता है फिर ये वाला बड़ा बड़ा लिख दे, उधर से कोई जवाब ना आए, बाय बोल दे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सेम आप ईमेल कंटेंट के लिए भी कह सकते हो कि ईमेल में आप क्या लिख रहे हो, आपके मतलब आपके ऊपर है ना। आप चाहो तो एक लाइन में खत्म कर दो, आप चाहो तो 3-4 पैराग्राफ बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फिक्स लाइक मेथड नहीं है, फिक्स्ड कोई यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में काउंट होगा, तो ये ट्रू है। हाइट, वेट, एज आर स्ट्रक्चर्ड डेटा। हाँ जी, ये भी सही है। ठीक है, आपका हाइट, वेट और एज ये सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा में आता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर यूनिट्स वगैरह सब होता है। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा न्यूमेरिकल वेरिएबल है, हमें ये देखना है। हाइट, हाँ जी, हाइट हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल है क्योंकि नंबर्स में आता है। ठीक है, एंड डे ऑफ वीक नहीं, ये कैटेगोरिकल डेटा आता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सात सात डेज हैं वही एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, जर्सी नंबर ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर ये भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्योंकि ये भी कैटेगोरिकल के अंदर लाई कर रहा है ना। सही का, जर्सी नंबर सबका अलग अलग होता है। एम एस धोनी का 7 है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 7 है, मेसी का 10 है। ठीक है, विराट कोहली का 18 है, रोहित शर्मा का 45 है। ठीक, तो ये भी मतलब कैटेगोरिकल है। ये नहीं कह सकते ना कि रोहित शर्मा का जो जर्सी नंबर है वो 45 है, वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है विराट कोहली से, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही मुझे पसंद है। ठीक है, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर ये भी कैटेगोरिकल के अंदर आता है क्योंकि ये 10 नंबर का होता है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कोई कैटेगरीज में लाई करता है ये। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे नहीं कह सकता कि अगर किसी का नंबर 9999 पूरा 99 है, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 8888। ठीक है,
तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। जहाँ पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस ग्रेटर लोअर ये सब नहीं कर पाएंगे, वो हमारा कैटेगोरिकल के अंदर लाई करेगा। ठीक है। सेम आप ईमेल एड्रेस के लिए भी कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एड्रेस रहता है, मतलब अपने मन से बनाते हैं, फिर @gmail.com। ठीक है, तो ये भी कैटेगोरिकल के अंदर है, क्योंकि सेम फिक्स फॉर्मेट है। यहाँ पे आप आपकी मर्जी क्या लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर न्यूमेरिकल डेटा का कोई काम नहीं है ना। और एज इन ईयर कितने साल के हो, हाँ ये आपका हो सकता है न्यूमेरिकल वेरिएबल। 10 साल के हो, 12 साल के हो, 15 साल के हो, 80 साल के हो, कितने साल के हो। ठीक है। 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल हैव रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो किसके पास यहाँ पे रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है, हमको ये बताना है। ठीक है। टेम्परेचर अगर आपका केल्विन में होगा तो रेशियो स्केल में होगा। क्यों? अब देखो, मैंने आपको पीछे बताया था कि सेल्सियस में अगर होता है, ठीक है, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या नाम है, इंटरवल में लाई करेगा। एंड अगर टेम्परेचर आपका केल्विन में होगा, तो वो आपका रेशियो में लाई करेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि केल्विन पे जीरो होने का मतलब होता है कि आपका एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप समझ पा रहे होगे, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसको एज अ फैक्चुअल डेटा याद रख सकते हो कि टेम्परेचर इन सेल्सियस इज ऑलवेज इन इंटरवल स्केल एंड टेम्परेचर इन केल्विन इज ऑलवेज रेशियो स्केल। ठीक है। ओके, तो ये हमारा रेशियो में लाई करेगा। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, तो ये तो आपका मैंने भी बताया कि ये आपका उसमें आ जाएगा इंटरवल में। ऐसे ही ईयर जो है वो आपका न्यूमेरिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। ओके। एंगल मेजर्ड इन डिग्री, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको पता है 0 डिग्री का मतलब होता है कि एक ही चीज एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है। ओके, आप इवन इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। एंड अगेन अगर नहीं हो रहा तो जस्ट इसको फैक्चुअल डेटा के रूप में आप याद रख सकते हो। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इंटरवल वेरिएबल। तो इंटरवल में आप क्या क्या कर सकते हो, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हम कर सकते हैं इंटरवल में। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि नॉमिनल ऑर्डिनल में आप कुछ भी नहीं कर सकते, इंटरवल के अंदर आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हो। ठीक है, और रेशियो के अंदर आप सब कुछ कर सकते हो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, प्लस, ग्रेटर, लोअर, कंपैरिजन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये सही है। अच्छा, हमें किस बात को एक्सपेक्ट रखना है अगर हम एक सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ठीक है, तो सैंपल के बारे में, सैंपल तो पहली बात तो सबसेट होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन से ही निकला हुआ होना चाहिए, पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए यहाँ पे, है ना। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर आपका पूरा पॉपुलेशन ये है, ठीक है, ये ग्रीन वाला बॉक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ये येलो डब्बा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इस येलो डब्बे को निकाल रहे हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं सैंपल कहलाएगा। तो आपको दिख रहा है कि पॉपुलेशन का ये एक छोटा सा हिस्सा है सैंपल। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सबसेट है पॉपुलेशन का, ये तो सही है। ठीक है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन जो होगा वो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए सारी चीजों का। ठीक है, तो ए और सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ, बट आपको स्पीड मैनेजमेंट करनी होगी, ये स्पीड सॉल्विंग होती है, आपको ये ऐसे आना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। वीकली समरीज को देखोगे तो आपने ऑलरेडी इस इन सारे टाइप के क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, इस सीरीज का नाम ही आएगा वीकली प्रैक्टिस, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी वैलिड फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल। इनमें से कौन सा कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए वैलिड है। ठीक है, कैटेगोरिकल वेरिएबल में आप कंपैरिजन कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरीज को जस्ट आप कंपेयर कर सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको पता है, ये सारी की सारी अलजेब्रा अलजेब्रा है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, आप इनको न्यूमेरिकल में ही कर सकते हो। नंबर को ही तो आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो ना, कैटेगरीज को थोड़ी ना कर सकते हो। चलो 15 देखते हैं। इन द जनरल इलेक्शन दैट हैपेंड इन गुंटूर। तो गुंटूर नाम की जगह पे क्या हुआ था, एक जनरल इलेक्शन हुए थे। 100% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन। तो 100% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया था। द विनर इज डिसाइडेड टू बी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जो विनर था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, सुधाकर, जिसको नियरली 60% वोट मिले। तो ये आपका जो डेटा है वो कैसा है, इन्फ्लुएंशियल या डिस्क्रिप्टिव है। अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सैंपल की हेल्प से कोई भी कंक्लूजन वगैरह नहीं निकाला जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एंड मैंने आपको बताया था कि कभी भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन। अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसीव फीडबैक फ्रॉम कस्टमर एक्सप्लेनिंग मोबाइल व्हाट वर डिफेक्टिव। तो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको फीडबैक मिला किसी कस्टमर से कि जो मोबाइल था वो डिफेक्टिव था। ठीक है, मतलब जितने मोबाइल्स थे वो डिफेक्टिव थे।
टू कंफर्म दिस, इसी बात को कंफर्म करने के लिए रैंडमली सिलेक्ट करेगा 100 मोबाइल फोन फ्रॉम टोटल मोबाइल फोन। तो जितने भी टोटल मोबाइल फोन थे, टोटल में से क्या करा गया, 100 मोबाइल फोन को चेक करा गया कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये इन्फेंशियल डेटा या डिस्क्रिप्टिव डेटा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप इसको कह सकते हो कि आपका ये इन्फेंशियल डेटा हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 मोबाइल फोन की हेल्प से हम कहीं ना कहीं, ये जो 100 मोबाइल फोन है ये सैंपल है। अब इस सैंपल के बेसिस पे हम यहाँ पे बताएंगे, कंक्लूजन देंगे ना कि यहाँ पे डिफेक्टिव है आइटम की नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इन्फेंशियल के अंदर आ जाएगा, एंड साथ ही साथ आप इसको डिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हो। डिस्क्रिप्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल पार्ट है, जहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाँ भाई, जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो डिफेक्टिव थे। तो आप इसको दोनों ही मान सकते हो, क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमको डिस्क्रिप्टिव के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, एंड सेकंड लाइन में हमको इन्फरेंशियल के बारे में दी गई है, ठीक है? तो ये दोनों ही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपका सैंपल क्या है? सैंपल आपका ऑब्वियसली 100 मोबाइल फ़ोन जो सिलेक्ट करे गए हैं, तो ए, बी, सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 100 मोबाइल फ़ोन पॉपुलेशन है, ये रॉन्ग, ये तो गलत है। ऑल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनीज़ इज़ पॉपुलेशन, तो हाँ, ये सही है, ठीक है? तो जितने भी मोबाइल फ़ोन थे जो यहाँ पे कंपनी में यूज़ करे गए थे, वो पॉपुलेशन कहलाएँगे, बिल्कुल सही, ठीक है? एंड लास्ट वाला आपका गलत हो जाएगा, ओके? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। चलो 17 देखते हैं। सपोज़ अ सैंपल इज़ कलेक्टेड एंड इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड समराइज़। तो डिस्क्रिप्शन एंड समराइज़ेशन मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्टिव की क्वालिटीज़ होती है सब, ठीक है? तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। 18, फॉर द कंक्लूजन मेड थ्रू इन्फरेंशियल स्टैट्स टू बी करेक्ट, इनमें से कौन-सी बात वैलिड होनी चाहिए? तो सैंपल आपका रैंडमली सिलेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही। सैंपल जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो बी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर न्यूमेरिकल वेरिएबल, तो इनमें से कौन से न्यूमेरिकल वेरिएबल है? हाइट होता है, बिल्कुल सही होता है। आधार कार्ड नंबर, नहीं, ये हमारा कैटेगोरिकल के अंदर लाई करता है। पैन कार्ड नंबर, ये भी कैटेगोरिकल के अंदर लाई करता है। पीएनआर नंबर, ये भी कैटेगोरिकल के अंदर नाम लाई करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे ये जो भी मतलब आईडी कार्ड वगैरह में नंबर लिखे रहते हैं, आपका पिन कोड वगैरह हो गया, ये सब हमारा कैटेगोरिकल के अंदर लाई करता है, ना कि न्यूमेरिकल में। स्टॉप वॉच टाइम जो टाइम होता है वो न्यूमेरिकल के अंदर लाई करेगा, क्योंकि टाइम मतलब नंबर्स में ही आते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल हैव नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, तो इनमें से कौन सा नॉमिनल के अंदर लाई करता है? तो सर्ट साइज यहाँ पे नॉमिनल में लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नॉमिनल में क्या होता है, मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट नेम्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज बोलते नहीं, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, ठीक है। तो ये सारा कहीं ना कहीं हमारा नॉमिनल के अंदर लाई करेगा, सीधे नंबर्स के बारे में बात हो रही है। आधार कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती करी है। जो सर्ट साइज नंबर है वो, क्योंकि स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल, ये तो ऑर्डर वाला हो गया ना, तो ये ऑर्डिनल वाला कहलाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। नॉमिनल में आपका आधार कार्ड नंबर आ सकता है, ठीक है, एंड आपका पैन कार्ड नंबर हो सकता है, आपका यहाँ पे पैसे पीएनआर नंबर हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे नेम्स गिवन है, ठीक है। जो भी आपका कैटेगोरिकल डेटा होता है वो हमेशा नॉमिनल होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास ऑर्डर नहीं है तो, ठीक, तो यहाँ पे बी, सी, डी और ई आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेटेड बाय इंडिया थ्रू टी एक्सपोर्ट टू 10 डिफरेंट कंट्री इन अ ईयर 2010, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है। तो 2010 में यहाँ पे इंडिया ने 10 अलग-अलग कंट्री से टी एक्सपोर्ट कराई थी। अब आपको बताना है कि ये क्रॉस सेक्शनल है या टाइम सीरीज है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो डेटा है ये हमारा क्रॉस सेक्शन में जाएगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे बताया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमें 2010 तक किसी मतलब कोई टाइम ऑफ पीरियड नहीं है ना यहाँ पे, पर्टिकुलर मतलब इंटरवल के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर टाइम में ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, कि 2010 में कुछ हुआ था। यहाँ पे कोई भी इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पर्टिकुलर मोमेंट में एकदम तुरंत ही ऑन स्पॉट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हमारा क्रॉस सेक्शनल होता है, ठीक है। एंड अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, ठीक है, लाइक आप कह सकते हो कि 2 से 10 तारीख तक डेली डेटा रिकॉर्ड करा गया है, ये हमारा टाइम सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। जैसा आप देख भी सकते हो, ये रेवेन्यू जनरेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 2000 से 2010, ये आपका टाइम सीरीज में आएगा। हाँ जी, ये सही है, ठीक है। चलो, तो इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस असाइनमेंट 01 सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब प्रैक्टिस असाइनमेंट 02 की तरफ मूव करते हैं। A local government wants to assess the number of rich, middle class and poor people living in a particular region. तो लोकल गवर्नमेंट को क्या करना है, उनको चेक करना है कि रिच कितने लोग रिच है, कितने लोग मिडिल है, कितने लोग पुअर है, ठीक है।
इसी बात को इन्होंने देखने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया कि जिनकी भी इनकम 4 लाख से कम है वो पुअर में लाई करेंगे, जिनकी भी इनकम 4 से 8 लाख के बीच में वो मिडिल क्लास में लाई करेंगे एंड जिनकी भी इनकम 8 लाख से ऊपर है वो रिच में लाई करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे अलग-अलग लोगों से पूछा गया कि मतलब उनके इनकम के बेसिस पे बताया गया कि वो रिच है या पुअर है, ठीक है? यहाँ पे जो इनकम है वो क्या है? कैटेगोरिकल डेटा है, डिस्क्रीट न्यूमेरिकल है या कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो डेफिनेटली ये कैटेगोरिकल में हो गई क्योंकि यहाँ पे रिच, पुअर और मिडिल क्लास 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा जा रहा है, ठीक है? चलो, अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल इनकम इन द गिवन डेटा सेट? तो अब यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो डेटा सेट गिवन है, जो इनकम है ये हमारा मतलब किस में लाई करेगा, ठीक है? ओके, अच्छा स्केल ऑफ मेजरमेंट बताना है इस बारे में कि कौन सा है, नॉमिनल है, इंटरवल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है। तो डेफिनेटली ये ऑर्डिनल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग है, ऑर्डर है कि आपको पता है पुअर जो होता है गरीब होता है, मिडिल क्लास वाले की इनकम ज्यादा है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है ना यहाँ पे कि रिच सबसे अमीर, देन मिडिल क्लास, देन पुअर, ठीक है? इनकम के हिसाब से तो मैं तो पुअर कैटेगरी में ही हूँ, ठीक है? कोई ना, आपका प्यार मिले, डेफिनेटली हम भी राइज करेंगे। चलो, गूगल प्रोवाइड यूजर्स विद द ऑप्शन टू रेट एनी ऐप ऑन देयर प्ले स्टोर। तो गूगल ने यहाँ पे हर यूजर को ऑप्शन दिया कि वो रेट कर सकता है प्ले स्टोर पे, आपको पता होगा, आप भी रेट करते होगे, ठीक है? अ यूजर कैन रेट एन ऐप गिवन इंटीजर रेटिंग फ्रॉम 1 to 5, तो 1 से 5 के बीच में कोई भी रेटिंग दे सकता है यूजर, ठीक है? ओके, और फिर बाद में इनका मीन निकाला जाता है तो ओवरऑल रेटिंग निकलती है, ठीक है? तो देखो, अलग अलग यूजर से रेटिंग मांगी गई, उन्होंने रेटिंग दी एंड इसके बेसिस पे यहाँ पे एवरेज रेटिंग बताई गई तीनों एप्स की, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ अ वेरिएबल इज द रेटिंग गिवन बाय ईच यूजर टू एन ऐप? तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल कहलाएगा ये जो रेटिंग हर एक यूजर दे रहा है, ठीक है? तो ये हमारा डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल हो जाएगा। ओके, अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये अलग अलग नंबर है, ठीक है? 4 3 2 1, तो ये लाइक आपको दिख रहा है, इसको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल डेटा तो है एंड साथ ही साथ ये डिस्क्रीट भी है। अब आप डिस्क्रीट इसको ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है, हमको कैसे पता चला? क्योंकि इसके पास कोई यूनिट नहीं है, जिस भी चीज की कोई यूनिट नहीं होती वो हमारा डिस्क्रीट कहलाता है, ठीक है? अगर यूनिट होती तो हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द रेटिंग गिवन बाय द यूजर? तो ये जो रेटिंग दी गई है ये क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है? ये ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, इंटरवल है या रेशियो है, आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है? तो ये आपका इंटरवल बन जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? ये न्यूमेरिकल, देखो ऑर्डिनल और नॉमिनल तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए होते हैं, ठीक है? इंटरवल और रेशियो जो होते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल डेटा के लिए होते हैं, तो आपको इतना तो दिख रहा है कि नंबर्स वगैरह की बात हो रही है तो न्यूमेरिकल डेटा होगा, ठीक है? तो या तो इंटरवल होगा या तो रेशियो होगा। अब अगर यहाँ पे प्रॉपर जीरो जो हम कहते हैं जिसको एब्सोल्यूट जीरो, अगर अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होता तो हम कहते हैं ये रेशियो के अंदर आएगा, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसको आप ऐसे समझ लो, मान लो रेटिंग अगर जीरो है, ठीक है? रेटिंग जीरो होने का मतलब है क्या रेटिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है? नहीं, रेटिंग तो एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ओके, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि अगर जीरो हो गया तो वो चीज एग्जिस्ट ही ना करे, बट रेटिंग तो एग्जिस्ट कर रही है ना, रेटिंग जीरो पॉसिबल है ना, ठीक है? तो अगर यहाँ पे रेटिंग एग्जिस्ट कर रही है तो ये इंटरवल के अंदर लाई करेगा। थोड़ा सा समझने में हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है? बट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एब्सोल्यूट जीरो, ये वाला कंसेप्ट जरूरी है, आप एक बार समझ लो इसे। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू जीरो हो जाए तो मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है? वो नॉन एग्जिस्टिंग बन जाए, ठीक है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जीरो अगर नंबर है, मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ, अगर जो हमारे डिजिट है वो जीरो है तो मतलब उसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नहीं वो एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, सही कहा? अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको कह दूं कि आपके पास एक जार है, ठीक है? उसके अंदर टॉफीज रखी हुई है, अगर ये आपकी टॉफी जीरो हो जाए तो क्या यहाँ पे कोई भी टॉफी नहीं बचेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जीरो होने पे सारी चीजें खत्म हो जा रही हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट। ओके, समझ आ गया? चलो, अगला देखते हैं, ठीक है? नहीं भी समझ आया तो अभी फैक्चुअल बात है, आपको ये याद रखना है, ठीक है? एंड डेफिनेटली अगेन मैं बार बार सेम बात कह रहा हूँ, बट वीकली समरीज को अच्छे से समझना होगा तभी आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी, ठीक है? चलो, व्हाट काइंड ऑफ अ वेरिएबल इज द रेटिंग गिवन बाय ईच यूजर टू एन ऐप? तो ये जो रेटिंग दी गई है हर यूजर द्वारा, अच्छा ये आई थिंक मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया यहाँ पे 3 4, ठीक है? तो 3 4 रिपीट हो गए हैं, वही सेम है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल है और ये हमारा इंटरवल हो जाएगा, ठीक है? फिर चलो देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ वेरिएबल इज द ओवरऑल रेटिंग ऑफ एन ऐप ऑन प्ले स्टोर? तो जो ओवरऑल रेटिंग है यानी कि जो ये वाली रेटिंग थी,
यहाँ पे ये किसके अंदर लाई करेगी, कैटेगोरिकल के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर कि कॉन्टिन्यूस के अंदर, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी यूनिट एग्जिस्ट कर रही है। रेटिंग आप देखो, पर्टिकुलर रेटिंग है ना ये, कोई भी रैंडम नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपके नंबर सेपरेट होता है डिस्क्रीट में, ठीक है। नंबर है तो कैटेगोरिकल तो बिल्कुल नहीं है, न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के अंदर भी अगर यहाँ पे 3 4 5, अगर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, मतलब अलग अलग पॉइंट डेसिमल वगैरह में, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पॉइंट डेसिमल में हमारा डिस्क्रीट वाला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमारा कॉन्टिन्यूस के अंदर लाइक लेगा, ठीक है। तो इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल। चलो, कार्तिक वांट्स टू स्टार्ट अ शू प्रोडक्शन कंपनी फॉर ऑल द इंडियन मार्केट। तो कार्तिक को क्या करना है, एक शू प्रोडक्शन कंपनी खोलनी है इंडियन मार्केट के लिए। टू एनालाइज पब्लिक प्रेफरेंस, तो उसको चेक करना होगा कि भाई लोगों की पसंद कैसी है, लोगों को कैसे जूते पहनने हैं। ही हायर्स अ टीम ऑफ मार्केट रिसर्चर हु कंडक्ट मार्केट रिसर्च इन 2 स्टेट। तो 2 स्टेट के अंदर क्या करा गया, यहाँ पे मार्केट रिसर्च करी गई, ठीक है। अलग अलग लोगों से पूछा गया, अलग अलग एज के लोगों से, कि उनको किस तरीके का जूता पसंद है, क्यों जूता पहनते हैं, उनके जूते की रेंज कैसी है, सजेशन मांगे हैं, ठीक है। तो ये सब करा गया। अब इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पर्टिकुलर टेबल है। चलो देखते हैं। इज द सैंपल अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो 2 स्टेट के डेटा के बेसिस पे यहाँ पे पूरे इंडिया का, पूरे मतलब भारत का, यहाँ पे इंडियन मार्केट का लाइक डिसाइड करना है। तो क्या ये करेक्ट सैंपल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 2 स्टेट के बेसिस पे आप लोगों की पसंद जज नहीं कर सकते हो ना। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप लाइक 20 से ज्यादा स्टेट्स के बारे में, या फिर और ज्यादा स्टेट्स के बारे में रिसर्च करते, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से आइडिया लग सकता था, ठीक है। 7 देखते हैं। हाउ मेनी वेरिएबल फ्रॉम द कलेक्टेड सर्वे डेटा आर कैटेगोरिकल। तो इनमें से कौन सा कैटेगोरिकल है? तो कैटेगोरिकल में आपको दिख रहा होगा, कैटेगोरिकल मैंने आपको बताया अप टू डाउन वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नेम है वो कैटेगोरिकल है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में आ रहे हैं नंबर, ठीक है। आपका जो यहाँ पे शू मटेरियल है ये कैटेगोरिकल है, क्योंकि देखो लेदर, रबर, सर्विसेज, प्लास्टिक, फॉर्म, सिंथेटिक। तो आपको दिख रहा है 3 4 ही है, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेदर हो गया एक, ठीक है। देखो लेदर जो है 1 2, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है। जो रबर है आपका वो 1 बार रिपीट हो रहा है। सिंथेटिक्स है वो 1 2, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है। प्लास्टिक है जो 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। फोम जो 1 बार हो रहा है। तो बेसिकली 4 ही ऑप्शन थे, उन्हीं को लगातार हम इंटरचेंज करके यूज करा, तो मतलब 4 ही कैटेगरीज है ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, जो आपका पर्पस है वो भी आप हमारे कैटेगरी के अंदर लाई करेगा, क्योंकि या तो फॉर्मल, स्पोर्ट, रनिंग, यही 3 ही कैटेगरीज है, उनमें हम चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही प्राइस भी आपका हाई, मीडियम, लो, यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, उनमें डिसाइड कर रहे हैं। तो यही 4 ऐसे, सजेशन तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी एज भी कुछ भी हो सकता है, सीरियल नंबर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऐसे वेरिएबल है जो कहीं ना कहीं कैटेगोरिकल के अंदर लाइक कर रहे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टेड डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। इनमें से कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड है? तो आपको दिख रहा है सजेशन। सजेशन में लाइक कुछ भी कभी भी लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी मतलब प्रॉपर मेथड से नहीं लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सजेशन जो है वो इकलौता ऐसा है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, बाकी सारे तो अच्छे से यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चल, तो नरेश इज बाइक एंथुसिस्ट, ठीक है, मतलब बाइक का शौकीन है। उसको इस अलग अलग स्पेसिफिकेशन जाननी है जो भी मेजर बाइक्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो उसने डेटा वगैरह का इकट्ठा करा। अगर आपको डेटा दिख रहा है तो वेल एंड गुड है, ओके। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको बड़ा करके देख सकते हो, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज या आर केस और ऑब्जर्वेशन। तो इनमें से कौन सा केस और ऑब्जर्वेशन है? तो केस मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट जाता है, जिसके भी बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो आपका यहाँ पे बाइक ब्रांड जो होगा वो केस नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंपनीज है ना। देखो यहाँ पे टीवीएस के सारे हैं, ठीक है। जो आपका केस या ऑब्जर्वेशन होता है वो सिंगल नहीं होता है, एक ही एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे मल्टीपल नहीं हो सकते। यानी कि जो भी आपके बाइक नेम है ये हमारा कहीं ना कहीं केस या फिर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टीवीएस अपाचे RTR 160, ठीक है। इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है लेफ्ट से राइट, ठीक है। कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं, मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम टॉर्क कितना दे सकती है, फ्रंट ब्रेक कैसा है, ठीक है। तो ये सब आपको बताना, देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बाइक के नेम है ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। तो यानी कि KTM 790 ड्यूक और यामाहा MT-09 ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ओके, 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो यहाँ पे कौन से कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है आपको ये बताना है। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जिनके पास यूनिट हो। तो आपको दिख रहा है कि जो माइलेज है उसकी यूनिट है किलोमीटर पर लीटर। तो ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीसी में, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो ये भी है, ठीक है। ओके, या फिर सीसी की कोई और यूनिट होगी तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, अब आप देख लेना। ओके, मतलब बस यूनिट होती है कोई, इतना हमें पता है। नंबर ऑफ सिलेंडर ये नहीं होगा। एवरेज रेटिंग भी यहाँ पे एवरेज रेटिंग आनी चाहिए। ओके, कहीं तो मतलब एवरेज रेटिंग होगी। अच्छा, ये जो रेटिंग है इसको बोल रहे हैं।
ठीक है, तो एवरेज रेटिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं विदाउट एनी गिवन है, तो ए और बी ही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो ओके। ये एक सेकेंड ना, हाँ सॉरी, एवरेज रेटिंग, क्योंकि रेटिंग इसकी भी यूनिट होगी। ठीक है, ये भी होगा कॉन्टिन्यूस में आएगा, लाइक करेगा, ए बी एंड डी हो जाएगा। चलो 11 देखते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये ट्रू है फॉल्स है? तो डेफिनेटली ट्रू तो होगा। ट्रू क्यों होगा? क्योंकि ये हमको सारी प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से बता पाएगा, मीन मीडियन मोड के बारे में, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। द हेड ऑफ अ लोकेलिटी इन चेन्नई कंडक्टेड अ सर्वे इन हर लोकेलिटी रिगार्डिंग कोविड-19। तो जो एक लोकेलिटी के हेड है चेन्नई के अंदर, उन्होंने एक सर्वे कराया था अपने लोकेलिटी में, लाइक अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने के लिए, कोविड-19 के विषय में। तो दो स्टेटमेंट निकल के आई थी। स्टेटमेंट वन कह रही थी कि 59% जो लोग जो रहते हैं वहाँ पे, उनको लगा कि कोविड-19 जो है वो सीरियस डिजीज है। और स्टेटमेंट टू निकल के आएगी, 41% लोगों को लगा कि नॉर्मल फ्लू है और लोगों ने फालतू का हवा बना रखा है और लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस या ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे केस या ऑब्जर्वेशन क्या है? तो डेफिनेटली आपका जो केस होगा वो तो आपको दिख ही रहा है कि जितने भी लोगों ने जवाब दिया सर्वे का, वो केस हो गए। ठीक, 13 देखते हैं। अब 13 है, इफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द लोकेलिटी पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। अगर सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है, तो इसके बेसिस पे ये जो स्टडी होगी ये क्या कहलाएगी? ये इन्फ्लुएंशियल होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी? तो डेफिनेटली ये हमारी कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सारे लोगों के, अगर देखो अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेक्शन होता, ठीक है, कि 10% लोगों से पूछा गया, 20% लोगों से पूछा गया, एंड उसके बेसिस पे बताया जा रहा है, तो हम इन्फ्लुएंशियल कहते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों से अगर हमने पूछ लिया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सैंपल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव कह रहे हैं। ओके चलो 14, सपोज द सर्वे कलेक्टेड डेटा फ्रॉम 100 ऑफ द लोकेलिटी। अगर सिर्फ 100 लोगों से पूछा गया तब ये इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा। ठीक है, जो ये बात मैंने बताई वही चीज यहाँ पे आ गई है। ओके, अब बायोमेडिकल कंपनी जनरेटेड न्यू वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए बायोमेडिकल कंपनी ने क्या करा, वैक्सीन बनाई और उन्होंने टेस्ट करा कुछ लोगों पे। आफ्टर अ फ्यू डेज मेडिकल चेकअप वाज डन ऑन देम। कुछ दिन बाद उन लोगों का मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट यहाँ पे दी गई। ठीक है, रिपोर्ट में यहाँ पे ये सारी चीजें आई हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अलग अलग लोगों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल, इनमें से कौन से वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिकल वेरिएबल है? तो हमें ये देखना है, हेडेक, जेंडर, वेट या टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो देखो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कौन सा न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि न्यूमेरिकल वेरिएबल कौन सा होगा, हेडेक होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है, या फिर हेडेक, जेंडर, वेट या टेम्परेचर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम इस डेटा को देख सकते हैं। इस डेटा को देख के हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल जो वेट है वो आपका नंबर्स में है। ठीक है, वेट और टेम्परेचर यही दोनों चीजें आपको नंबर में दिख रही है इन द गिवन ऑप्शंस। तो वेट एंड टेम्परेचर ही आपका न्यूमेरिकल वेरिएबल हो जाएगा। इनमें से कौन सा केसेस है? तो यहाँ पे आपका केस क्या होगा, वेंकटेश, जिसके बारे में हम स्टडी करें लेफ्ट टू राइट। तो वेंकटेश, हितेश, कीर्ति, मनीष, धर्मा, जोसफ, फराह, रामकृष्णा, ये सारे हमारे केस कहलाएंगे। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में अवेलेबल है नाम, हम उनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेम नहीं होगा, एम तो कुछ है ही नहीं। हितेश हो सकता है, कीर्ति हो सकता है, माइल्ड नहीं हो सकता, जेंडर नहीं हो सकता। तो हितेश और कीर्ति यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑप्शन है, यहाँ पे सही है। ठीक है, 17 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल हैव टू हैव रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। इनमें से किसके पास रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट है? ठीक है, तो वेट का तो होता ही है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि वेट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज, वेट, ये सब हमारा कहीं ना कहीं रेशियो के अंदर लाई करता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ। ठीक है, इन अ सुपर मार्केट द बिल फॉर ईच कस्टमर इज गिवन इन एन ऑर्डर टेबुलर फॉर्म। तो सुपर मार्केट में क्या होता है, हर कस्टमर के लिए एक टेबुलर मतलब टेबल वगैरह बनाई जाती है, जो भी बिल उनको सौंपा जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 1 मार्च 2021 को कुछ चीजें खरीदी गई, उसका डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ यहाँ पे फालतू बातें लिखी है, उससे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टेबल हमको गिवन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इन द गिवन टेबल हैव रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इनमें से किसके पास रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट, टोटल यूनिट, यूनिट यस एस नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 0 का तो कुछ भी एग्जिस्टिंग है, ये तो मतलब अजीब बात हो गई ना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट मतलब जो कॉस्ट है, अगर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट 0 में तो कोई कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही। हाँ ये हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट 0 होने का मतलब कुछ भी फ्री में हो गई कोई चीज़। टोटल कॉस्ट भी सेम यही, अगर टोटल कॉस्ट 0 आ रही है मतलब वो आपको फ्री में मिल रहा है। यूनिट अगर 0 हो गई तो मतलब आपके पास कोई सामान बचा ही नहीं है, सारी यूनिट खत्म हो गई। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारे रेशियो स्केल में ला सकते हैं, सीरियल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर द गिवन टेबल। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो देखो, कैडबरी, डेयरी मिल्क, सिल्क मतलब डेयरी मिल्क सेल्फ, सेल्फ इन ग्रेप एंड शिमला, ये हमारे केस ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी, ये सारे केस ऑब्जर्वेशन है।
ठीक है, क्योंकि कैडबरी हो गया, ठीक है, आपका ये जो सेलोफाइन ग्रिप हो गया, शिमला एप्पल्स हो गए, ये सारे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन लेफ्ट टू राइट वाले हैं, ठीक है, तो ये सही है। ओके, अब अगला देखते हैं। तो अच्छा, ये तो यही सेम चीज़ को ना न्यूमेरिकल बोल दे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, कॉस्ट यूनिट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट ये है जो न्यूमेरिकल है, हाँ बिल्कुल, ये नंबर्स में तो न्यूमेरिकल होंगे, ये भी ट्रू है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। और कॉन्टिन्यूस भी डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस की यूनिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ओके, चलो अगला देखते हैं। और कॉस्ट पर यूनिट एंड यूनिट जो है वो कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल है, नहीं, ये जो यूनिट है ये डिस्क्रीट है, ये अलग अलग यूनिट कभी भी 1.5 ये मतलब डेसिमल वगैरह में नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो ये तो गलत है। अब ये टाइम सीरीज डेटा, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा, तो आपको ये 1 मार्च का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर मोमेंट का है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का है, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट का अगर डेटा होगा तो वो हमारा कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ना कि टाइम सीरीज, ठीक है। चलो, तो इसके साथ ही हमने वीक मतलब प्रैक्टिस असाइनमेंट 02 भी कर लिया वीक 1 का। अब ग्रेडेड असाइनमेंट करते हैं, ठीक है, मुझे पता ज़्यादातर बच्चे तो ग्रेडेड असाइनमेंट देखने ही आए होंगे, ठीक है, तो देख लो, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक बात और भी बता देता हूँ पहले से ही कि जैसे कि आप सबको पता है कि ग्रेडेड असाइनमेंट में जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों के वो तो सेम रहते हैं, बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है अलग अलग चीज़ों की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। आने वाले वीक्स में आपको देखने को मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर बच्चे के क्वेश्चन में अगर यहाँ पे मान लो 2 लिखा हुआ है, तो सेम क्वेश्चन किसी और के पास अगर होगा तो उसमें 4 लिखा होगा, तो डेफिनेटली आंसर चेंज होगा, ठीक है। तो मैं आपको लाइक सारा कुछ अच्छे से ऐसे बताऊंगा कि आपको मतलब जितने भी अलग अलग वैल्यू होने के बाद भी आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वीक 01 में तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो, वहाँ पे सबके लिए सेम है, ठीक है। वीक 4 के बाद जनरली चेंज यहाँ पे आना लाइक प्रतीत होता है लोगों को, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ग्रेडेड असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। द एजुकेशन मिनिस्टर वांट्स टू नो द स्टेटस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स इन डिफरेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ पे स्टेटस चाहिए कि बीटेक स्टूडेंट का, कि मतलब इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे बीटेक का क्या हाल है ये देखना है। तो इसलिए एक एनालिस्ट इन्होंने हायर किया जिन्होंने सर्वे वगैरह करवाया, रैंडमली सिलेक्टेड 4 IIT से, 4 अलग अलग IIT से बच्चों को यहाँ पे उठाया गया और उनके बेसिस पे सैंपल वगैरह बनाया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है जो क्वेश्चन क्या है, सैंपल क्या, पॉपुलेशन क्या है। तो सैंपल तो हमें दिख रहा है कि 4 IIT से है ना, 4 IIT जो रैंडमली सिलेक्ट करे गए, तो सैंपल तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सैंपल देख लेते हैं, तो सैंपल हमारे यहाँ पे ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज बोला, ये तो गलत है। सैंपल कंसिस्ट ऑफ ऑल द IITs, ऑल IITs नहीं है, ये भी गलत है। द सैंपल कंसिस्ट ऑफ ऑल IITs, ये भी गलत है, तो ये तो डायरेक्ट डी आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें तो इवन आपको सोचना भी नहीं है कुछ, ठीक है, सीधे सीधे इसका आंसर हो गया, पॉपुलेशन तक देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो, द रिपोर्ट गिवन बाय एन एनालिस्ट टू द एजुकेशन मिनिस्टर अबाउट द स्टेटस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, द कैंपस प्लेसमेंट ऑफ बीटेक इज 95%। अच्छा, अब इसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया वो ये है कि 95% जो बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट लग जाता है। अब ये स्टेटमेंट मतलब इन्फ्लुएंशियल डिस्क्रिप्टिव है, इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि यहाँ पे 4 IITs के स्टडीज के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला गया कि 95% लोगों की प्लेसमेंट लग जाती है, ठीक है। चलो, ये जो कंक्लूजन निकाला गया क्या ये सही है, मतलब सैंपल सही लिया गया है? नहीं, सिर्फ 4 IITs के बेसिस पे आप कैसे बता सकते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस मतलब बीटेक का हाल इतना अच्छा कि 95% लोगों की प्लेसमेंट लग जा रही है। आपको रियलिटी पता है कि यहाँ पे दुनिया भर के कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं और ऑनलाइन डिग्रीज है, ऑफलाइन डिग्रीज है, मतलब बहुत सारा IITs, NITs, IIITs, GFTIs, VITs हो गए आपके, और जो दुनिया भर के जो भी मतलब नोएडा वगैरह के कॉलेजेस वगैरह हैं, वो इतने सारे कॉलेजेस में आपको पता है प्लेसमेंट नहीं लगता, तो डेफिनेटली 95% तो नहीं लगते, इतना तो सबको पता है, ठीक है। तो इसलिए ये डेटा बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। अगर आपको स्टडी करनी थी तो आपको सारे सेक्टर से उठाने चाहिए थे कॉलेजेस, IITs भी लेने चाहिए थे, NITs भी लेने चाहिए थे, IIITs लेने चाहिए थे, प्राइवेट कॉलेजेस लेने चाहिए थे, तब उसके बेसिस पे आपको बताना चाहिए था, ठीक है, तो वो सही रहता। चलो अगला देखते हैं। तो ये एक हमको ये टेबल के ना, इस टेबल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इनऑर्गेनिक जो है वो केस है और टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो वेरिएबल है। तो इनऑर्गेनिक तो ये बोला है, तो ये केस तो नहीं है, केस तो हमारे नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब होते हैं, ठीक है। तो मतलब पहला तो रॉन्ग है। चलो, राइस जो है वो केस है, नहीं राइस केस नहीं है। मैन्योर जो है वो केस है, हाँ मैन्योर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये केस है, ठीक है। ओके, तो लेफ्ट को मैंने बताया लेफ्ट से राइट जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी होती है, मैन्योर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि मैन्योर कैसा ऑर्गेनिक है, इसका एरिया कितना, ये सब, ठीक। तो ये सही है। अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो वेरिएबल है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो लगातार चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो वेरिएबल है, नहीं नाइट्रोजन तो केस है यहाँ पे, ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे C एंड D करेक्ट ऑप्शन है। चलो
व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइप ऑफ क्रॉप। यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्रॉप है ये, तो ये आपका कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट में आता है ये आपको बताना है। ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल या रेशियो। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है। तो आप खुद से भी गेस कर सकते हो, वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा कि सीधे अलग अलग नेम गिवन है। नेम का मतलब होता है नॉमिनल। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर की कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इंटरवल रेशियो का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल है नहीं है। ठीक है, चलो। व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज एरिया ऑफ फील्ड। जो एरिया ऑफ फील्ड है वो कैसा है। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ फील्ड आपको दिख रहा है कि 1, 2, 1.5, 1.3, 1.6। तो एक बात होता है कि न्यूमेरिकल है। ठीक, अब न्यूमेरिकल के अंदर भी डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड है, एरिया की यूनिट होती है, एंड इवन ये डेसिमल वगैरह में भी गिवन है, तो आपको दिख रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे बी एंड डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो 7 देखते हैं। व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। जो आपका अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है इसकी स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, तो आपको ये बताना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर्स में गिवन है, राइट। अब नंबर में गिवन है तो इंटरवल और रेशियो में से कोई एक होगा, इतनी बात तो तय है, राइट। अब आपको ये बताना है कि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, अब इसको मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं क्योंकि कैटेगोरिकल वाले के लिए होता है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे मतलब जो आपका एब्सोल्यूट जीरो पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या, अगर आपका अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जीरो हो गया तो आपका फर्टिलाइजर खत्म हो गया, जीरो एग्जिस्ट नहीं करा। बिल्कुल सही बात है, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो के अंदर लाई कर जाएगा। ठीक है, एंड इवन मैंने बताया भी है कि अमाउंट वगैरह ये सारी चीजें आपकी जो होती है रेशियो में ही लाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द डेटा गिवन इन टेबल 1.1, मतलब ये जो टेबल गिवन है इसमें जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, ये आपको बताना है। तो यस और नो, तो ये तो स्ट्रक्चर्ड है ना, अच्छे से टेबल वगैरह बना हुआ तो स्ट्रक्चर्ड में आएगा ये। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। द डेटा ऑफ नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर एट द एंड ऑफ 2020। अच्छा, 2020 के एंड में यहाँ पे अलग अलग एशियन कंट्रीज का यहाँ पे डेटा देखा गया 2020 का। ये डेटा कौन सा टाइम सीरीज है, ये क्रॉस सेक्शन है, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट में है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। 10वां देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं। द एजुकेशन लेवल ऑफ पर्सन हैव अ नॉमिनल, नहीं, एजुकेशन लेवल जो होता है आपको पता होता है कि लाइक आपके हाई स्कूल होता है। ठीक है, मतलब एकदम बेसिक से करोगे तो प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, फिर आपका ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, अंडर ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, डिप्लोमा वगैरह होता है, तो ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं। ठीक है, तो देखो 10th आपकी क्लास हो गई, फिर आपकी 12th होती है, 12th के बाद आप यूजी कोर्स करते हो कंप्लीट। ठीक है, देन आपकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, यूजी से पहले मतलब आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, चलो मैं डिप्लोमा भी शामिल कर देता हूँ। ठीक है, 10th 12th डिप्लोमा, यूजी हो गया, देन पीजी हो गया। इसके बाद अगर आपको करना है तो आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑर्डर का महत्व है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 12th कर मतलब भाई आपने मतलब डिप्लोमा कर लिया बट आपने 10th नहीं करी है। डेफिनेटली जो डिप्लोमा है उसकी वैल्यू 12th से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कहीं ना कहीं ऑर्डर का महत्व, यानी कि ये इंटरवल के अंदर सॉरी ऑर्डिनल के अंदर लाई करेगा। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, पहले भी सारे रॉन्ग स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सोकर पोजीशन जो रहती है वो ऑर्डिनल स्किल रहती है, डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड। तो फुटबॉल फुटबॉल है, सॉकर नहीं, फुटबॉल है ये। ठीक है, इट्स फुटबॉल। ऑफेंड में तो जानो कोई, ठीक है, जस्ट मजाक। ओके, फुटबॉल में आपको पता है अलग अलग पोजीशंस होती है जिसमें प्लेयर्स खेलते हैं। तो डिफेंडर्स जो होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं, जो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। ठीक है, और जो मिडफील्डर होते हैं वो मिड में होते हैं, एंड जो फॉरवर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं स्कोरर मतलब गोल स्कोर करने में की तरफ जाते हैं। स्ट्राइकर्स हो सकते हैं, और मतलब सेंटर फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेफ्ट राइट विंग हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशंस होती है। तो यहाँ पे ऑर्डिनल स्किल होता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि फॉरवर्ड का जो अहमियत है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिडफील्डर, या फिर मिडफील्डर की ज़्यादा है डिफेंडर से, या फिर वाइस वर्सा। नहीं, सारे प्लेयर सारे पोजीशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये ऑर्डिनल नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिटेड बाय स्टूडेंट हैज एन इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं वो रेशियो में आएंगे। ठीक है, रेशियो में क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने कोई भी असाइनमेंट सबमिट किया, आपका असाइनमेंट 0 सबमिटेड है, तो मतलब आपने कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं किया ना, यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रेशियो में कहलाएगा ना कि इंटरवल में। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। लास्ट वाला, स्टॉक प्राइस ऑफ टाइटन इज न्यूमेरिक एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। हाँ, तो जो स्टॉक प्राइस होता है वो नंबर्स में होता है, आपको पता है अगर आपने स्टॉक मार्केट वगैरह ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत देखा हो तो नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो होगा। अब ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा स्टॉक मार्केट जो रहता है वो डेसिमल वगैरह में भी, पॉइंट पॉइंट में भी आगे बढ़ता है, सेक्शनल चेंजेस भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये तब ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब क्योंकि हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पे बी, सी एंड डी को मार्क करके आएंगे। ठीक है, चलो, तो इसके साथ ही हमने ग्रेडेड असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं वीक 1 के, जो आपके
ऑफिशियल IITM की जो बुक मिली है उसके ही है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलो देख लेते हैं, ठीक है। एन एनालिस्ट वांट्स टू कंडक्ट अ सर्वे फॉर टेस्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो एक एनालिस्ट को क्या करना है, उसको सर्वे करना है कि मेंटेनेंस का क्या हाल है हॉस्पिटल में बिहार के अंदर। इसके लिए उन्होंने क्या करा, 25 हॉस्पिटल को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया एक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, मतलब उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से। तो आपको यहाँ पे आपको सैंपल और पॉपुलेशन बताना है, ठीक है। चलो ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देखो एक बात तो तय है कि यहाँ पे जो सैंपल है वो 25 हॉस्पिटल है, राइट, सही का। तो यहाँ पे देखो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसमें सैंपल में ऑल बोला गया है, ठीक है। नन को तो हटाओ, नन अभी देखेंगे ही नहीं। इन दोनों में यहाँ पे सैंपल 25-25 है, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, अब पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन सारे हॉस्पिटल होंगे बिहार के या फिर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, आपको ये बताना है। तो हम यहाँ पे सारे हॉस्पिटल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सर्वे जो करा गया है वो पूरे बिहार के लिए है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन बिहार के सारे, सॉरी बिहार सारे नहीं, क्या बोल गया मैंने, सॉरी गलती होगी। यहाँ पे हमें एक डिस्ट्रिक्ट का करना है ना, डिस्ट्रिक्ट इन बिहार है, मैंने सिर्फ बिहार देखा था, सॉरी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट इन बिहार जो है वो पॉपुलेशन होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलो ऑप्शन तो मैंने सही मार्क किया था, बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। इन द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा तो, अच्छा ये तो वही वाला डेटा हो गया जो हमने देखा भी था, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं ये इन्फ्लुएंशियल होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, तो ये इन्फ्लुएंशियल होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने करा भी था। चलो, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ अ रूम आर मेजर्ड फॉर 24 आवर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपने करा हुआ था कि 30 मिनट तक अगर हम यार डेटा को देखेंगे तो टाइम सीरीज होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज सोशल मीडिया पोस्ट। जो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट होती है वो आपकी स्ट्रक्चर्ड में आएगी कि अनस्ट्रक्चर्ड में आएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली वो अनस्ट्रक्चर्ड में आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप क्या करना चाहते हो। आप चाहो तो ब्लैंक फोटो कर दो, आप चाहो तो उसमें कलरफुल फोटो कर दो, चाहे आपको अपनी फोटो डाल दो, अपना पोर्ट्रेट डाल दो, या कोई भी सामान वगैरह का डाल दो, लोग अपने पेट्स वगैरह का डाल दो, कोई भी यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पे फिक्स मेथड नहीं है। आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो तो स्क्रॉल करते हो, कब क्या आ जाए आपको नहीं पता रहता, सही का। चलो, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट सिटिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो जो क्वालिफिकेशन होती है जो जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए, वो कौन सा कहलाएगा, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, क्या। एक बात तो तय है कि इतना तो आपको पता होना चाहिए, ये मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट ही होगी, फिर इसमें ज़्यादा सोचने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। ये कैटेगोरिकल के अंदर लाई करेगा, कैटेगोरिकल की का ही दूसरा नाम क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि क्वालिफिकेशन आपको पता है कि डिप्लोमा, 12th, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, मतलब अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन आती है लोगों की, तो ये कैटेगरीज के अंदर लाई करती हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं, इफ एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ वेरिएबल। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी पे करा जा सकता है तो वो कौन सी मतलब स्केल कहलाएगा। तो आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम इंटरवल में कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है। बट एक बात बताओ, क्या हम मतलब रेशियो में नहीं कर सकते, रेशियो में भी तो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था रेशियो में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर सकते, तो प्लस माइनस इसमें भी कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल हैव नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। इनमें से कौन सा नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, तो ये तो हमारा ऑर्डिनल में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की अहमियत होती है। हेयर कलर, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट नेम होता है, ब्लैक कलर के हेयर होते हैं किसी के, ब्राउन होते हैं, बारगंडी होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो ये आपका नॉमिनल होगा, ठीक है। ब्रांड नेम और मोबाइल फोन, तो ब्रांड नेम भी आपके नॉमिनल होता है, नाम ही तो है अलग अलग, ठीक है। ओके, आपका एप्पल का फोन हो सकता है स्मार्ट, और मतलब सैमसंग का हो सकता है, रेडमी का हो सकता है, अलग अलग। नंबर प्लेट ऑफ कार, अच्छा जो नंबर प्लेट होती है, तो आपको पता है कि दिल्ली के हो तो DL करके कुछ लिखा रहेगा, यूपी के हो तो यूपी करके कुछ लिखा रहता है, ठीक है। अगर MP के तो MP करके कुछ लिखा रहेगा, महाराष्ट्र के तो MS करके कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी आपका नॉमिनल में ही लाई करेगा, क्योंकि है तो नेम ही एक तरह से ना, यहाँ पे नेम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कैटेगरीज वगैरह की बात छोड़िए, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा नॉमिनल है, तो ये भी हमारा नॉमिनल चलाएगा। तो आपका ये B, C एंड D, ये तीनों इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने वीक 1 की सारे क्वेश्चंस कर लिया, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे। अब अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है, आपने वीकली समरी कंप्लीट कर लिया, तो आप वीक 1 को हैंडल करने के लिए अच्छे से तैयार हो। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, क्विज 1 हो, क्विज 2 हो, क्वालिफायर्स हो, सेमेस्ट्रियल एग्जाम हो, या फिर कोई सा भी आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो, आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। ओके, बाकी आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन वगैरह कराए हुए हैं। एक और प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने अलग से ग्रेडेड असाइनमेंट भी सॉल्व कराए हैं इंग्लिश के, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, इसमें ही मैं ये सारे नोट्स वगैरह सब अपलोड करूँगा और उसमें हमारे जितने भी इन्फॉर्मेशन वगैरह रहते हैं, जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट वगैरह रहता है, सब वहीं पे अपलोड होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर सकते हो क्या मतलब करना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये जो सीरीज अब आई है इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन पहले से टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि कब कौन सा वीडियो अपलोड होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे दूंगा, सारा कंटेंट, जो आपके एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह रहते हैं, आपके जो समरीज वगैरह रहती है, एंड साथ ही साथ फॉर्मूला शीट्स वगैरह हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, सारी चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड साथ ही साथ मैं कहूँगा कि यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ये सब बनाने में आपके लिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, टाइम से आपके पास सारे अपडेट्स आपको मिल जाए। ठीक है, सो यही बताना था मुझे। ठीक है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो, अपना फीडबैक देख सकते हो, आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं अपने वीडियोस में, या फिर जो भी आपको आगे आने वाली वीडियोस, आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए, या फिर लाइक कोई स्पेसिफिक पोर्शन जो आपको चाहिए हो कि हाँ भैया मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, आप इस पर एक अलग से वीडियो बना दो, या फिर आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं आगे क्या बना सकता हूँ वीडियो। ठीक है, जैसे मैं अभी स्टैट्स की वीकली प्रैक्टिस समरी चालू करी है मैंने। ठीक है, मतलब वीकली समरी तो बना दी है, वीकली प्रैक्टिस चालू करी है, तो इसके बाद आप आगे आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे मॉक टेस्ट वगैरह कराने चाहिए, कि मेरे को लाइव सेशंस कंडक्ट करवाने चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सजेशन है वो दे सकते हो। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने सजेशंस दोगे तो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, मुझे ये बताना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।